हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए लास्ट क्लास में जो मैंने आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के बारे में पढ़ाया था, पहले एक बार मैं उसका रीकैप कर रहा हूँ और उसके बाद हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से इस पर्टिकुलर टॉपिक को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया था लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, और इसमें जो प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, तो प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से किस तरीके से मांगेंगे, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाना स्टार्ट करी थी। तो देखिए, यहां पर आपने जो कैलकुलेशन का तरीका लास्ट क्लास में देखा था, वो मैंने आपको कुछ 9 स्टेप बताए थे, जिसके थ्रू आप कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ है इसकी कैलकुलेशन बनाते हैं, और इसके बाद इसका क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगते हैं इसके बारे में देखा था। इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने स्टेप नंबर 1, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर देखते जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में मैंने बात करी थी कि आग कब लगी है बिजनेस में। स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेशन करना है पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब वो पीरियड जिस पीरियड के लिए आपका बिजनेस जो है वो डिसलोकेट रहा है। इसकी कैलकुलेशन हमने करी थी। पीरियड ऑफ पॉलिसी आपने कितने टाइम के लिए रखी है, और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन आपके बिजनेस का क्या रहा है। दोनों में से जो अर्लियर है, कम है, वो आपका पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड करेगी। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। अब सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि वो जो डिसलोकेशन पीरियड आपके बिजनेस का रहा है, उसमें कितनी सेल का नुकसान हुआ है, क्योंकि जितनी सेल का नुकसान होगा उस पर बनने वाला प्रॉफिट वही आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांगेंगे। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करेंगे शॉर्ट सेल की स्टेप नंबर 3 में। अब यहां पर शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका इंडेमनिटी पीरियड है या डिसलोकेशन पीरियड है, उसकी सेल आपको देखनी है कौन से साल की, प्रीवियस ईयर की। तो सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इन लास्ट ईयर में आपने कितनी सेल जनरेट करी, और उसमें आप जो अपवर्ड ट्रेंड और इंक्रीजिंग ट्रेंड है उसको ऐड कर देंगे। इसका मतलब इतनी एक्सपेक्टेड सेल जो है वो आप ड्यूरिंग द ईयर करने वाले हैं। अब जो ड्यूरिंग द पीरियड इंडेमनिटी के पीरियड पर आपने कोई पर्टिकुलर थोड़ी बहुत सेल किसी किराए की दुकान को लेकर के या टेम्पररी कंस्ट्रक्शन को करवा करके जनरेट करी है, तो उस पर्टिकुलर सेल को आप लेस कर देंगे। तो यहां पर आपके पास शॉर्ट सेल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कितनी सेल का आपका नुकसान हुआ है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन करवाई थी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट की। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यहां पर कैलकुलेशन किया जाता है नेट प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लिया जाता है, और इसमें आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जोड़ देते हैं। अब ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का क्या मीनिंग है, ये हम स्टेप नंबर 10 में जाकर के देखेंगे। वो अभी कुछ टाइम के बाद आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपने नेट प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लिया, और उसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपने जोड़ दिए। अब आपको अगले स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेशन करना है रेट ऑफ जीपी। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और इसको डिवाइड दे देंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल से, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपको रेट ऑफ जीपी मिल जाएगा। इसके बाद मैंने स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेशन करवाया लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। तो अब आपको कितनी शॉर्ट सेल हुई है, कितनी सेल का नुकसान हुआ है, वो आपको पता चल गया, और उसमें बनने वाला प्रॉफिट हम किस रेट से कमाते जो कि हम नहीं कमा पा रहे हैं, वो भी पता लग गया। तो अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन बना लेंगे। तो ये जो मैंने आपको अप टू स्टेप नंबर 6 तक की इंफॉर्मेशन बताई है, ये कोई भी ट्रेडर या बिजनेसमैन अपनी कैलकुलेशन बना करके इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके जाता है कि साहब हमारे इतने प्रॉफिट का नुकसान हो गया है, इतना आपको क्लेम देना है। अब अगले जो 2 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि वो इस बात का डिसीजन लेंगे कि आपको क्लेम कितना मिलना चाहिए। तो इसके बाद देखो, मैंने बात करी स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 में आप कैलकुलेशन बनाएंगे एनुअल एडजस्टमेंट सेल की। एनुअल एडजस्टमेंट सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर। मीन कि आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले की सेल आपको लेनी है, और उसमें अपवर्ड ट्रेंड को ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एनुअल एडजस्टमेंट सेल मिल जाएगी। कौन से स्टेप से मिलेगी, स्टेप नंबर 7 से मिलेगी। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 8 में मैंने आपको बताया कि आपको जीपी कैलकुलेट करना है किस पर, एनुअल एडजस्टमेंट सेल के ऊपर। तो एनुअल एडजस्टमेंट सेल को आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ
जीपी से, और ये अमाउंट आपका निकल के आएगा। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि एज पर स्टेप 8 जीपी ऑन एनुअल एडजस्टमेंट सेल के बराबर आप अगर पॉलिसी लेते या इससे ज्यादा अमाउंट की पॉलिसी लेते तो जितना भी नुकसान एज पर स्टेप 6 के हिसाब से लॉस ऑफ प्रॉफिट का हुआ है वो आपको अमाउंट ऑफ क्लेम के रूप में मिल जाता। लेकिन अगर आपने पॉलिसी एज पर स्टेप 8 के मुताबिक नहीं ले रखी है तो क्लेम भी आपको प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको स्टेप नंबर 9 तक की मैंने आपको बताई थी, और स्टेप नंबर 9 में जब आप अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे तो यही दो कंडीशन मैंने आपको जो अभी बताई वो आपको मैंने लिखवाई थी। अब ये स्टेप नंबर 9 तक जो हमने कैलकुलेशन पार्ट देखा है, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और वहां से हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीएमए स्टडी मटेरियल में आपको केवल 3 सवाल दे रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक बार इंट्रोडक्टरी लेवल पर मैं आपको एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है, वो अच्छा क्वेश्चन है इसको समझने के लिए, तो हम पहले उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम स्कैनर से करेंगे, फिर हम मॉड्यूल पर आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके इलस्ट्रेशन नंबर 33 बुक में आपको दे रखा है, तो आप इसको निकालेंगे और आप इसको करना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 33 जो है मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। देखिएगा, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 33 ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएंगे क्या आपको विजिबल है क्वेश्चन, पूरा प्रॉपरली विजिबल है आपको क्वेश्चन? ओके, चलिए देखेंगे अब। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको निकालना है। डेट ऑफ फायर बता रखी है जून 30, 2013। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी आपको दे रखा है 6 मंथ। देखिए, कई सवालों में पीरियड ऑफ इंडेमनिटी की कैलकुलेशन वो डायरेक्टली सवाल में दे देता है, कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें नहीं देगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस का डिसलोकेशन पीरियड क्या है और पॉलिसी पीरियड क्या है, फिर आपको दोनों में से कम कंसिडर करना है। लेकिन दे दिया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपका बिजनेस सफर भी 6 मंथ के लिए रहा है और पॉलिसी भी आपने 6 मंथ की ले रखी है। इसके बाद बोल रहा है सम इंश्योर्ड करवा रखा है 25,000 रुपए का, इसका मतलब 25,000 रुपए के बराबर आपने पॉलिसी ले रखी है। फिर आपसे कहता है टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2013, यानी कि ये आग लगी है 30 जून और 30 जून तक का टर्नओवर आपको दे रखा है। यानी बेसिकली अगर मैं टर्नओवर बोलूं तो आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले का सेल हो गया है। अभी आप आगे वाली सेल देखें, आपको अपना आइडिया लग जाएगा। फिर बता रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। अब यहां से एक बात को समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2013 को हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है। तभी उसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आपको बता रखा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 कितना है, 6,250 रुपए। इसके बाद बता रखा है स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 14,250 रुपए के स्टैंडिंग चार्जेस आपको दे रखे हैं, जिसमें से इंश्योर्ड कितने करवा रखे हैं वो आगे इंफॉर्मेशन देकर पता लग जाएगा। आगे देखो क्या बोलता है, टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, इसका मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है 99,000। टर्नओवर फॉर द इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड कौन सा हो गया, आग लगी है 30 जून को, तो इंडेमनिटी पीरियड आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई 13 से लेकर के, और 6 मंथ तक आपका इंडेमनिटी पीरियड है। इसका मतलब आपका बिजनेस जो सफर करेगा वो 1 जुलाई 13 से लेकर के 31 दिसंबर 2013 तक के लिए सफर करेगा। और इस टाइम पीरियड पर जो कि डिसलोकेशन पीरियड बिजनेस का है, उसमें टर्नओवर इंडेमनिटी पीरियड का कितना है, 28,000 का। आगे बोलता है टर्नओवर फॉर द पीरियड 1/7/2012 से लेकर के 31/12/2012, यानी इस इंडेमनिटी पीरियड में
लास्ट ईयर आपने कितनी सेल जनरेट करी थी उसकी इंफॉर्मेशन बता रखी है 55,000 की। तो ये इंफॉर्मेशन एक बार मैंने आपको पढ़वाई, इसके आगे की बात देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट बात, द टर्नओवर फॉर द ईयर 12-13 हैड शोन अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज 10% ओवर द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। यानी कि हर साल जो सेल के अंदर इंक्रीमेंट आता है वो 10% का देखने को मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन जनरल जो आपको गिवन है वो मैंने आपको एक बार समझा दी। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर के आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, वो आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन मेरे पास यहां पर है और सॉल्यूशन मैं यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखेंगे अब। चलिए देखेंगे अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बना रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 33 का। मेरे साथ साथ देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्वेश्चन के साथ में रिलेट भी कराता चलूंगा तो दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर है आपका 33, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड अमाउंट ऑफ क्लेम एंड अमाउंट ऑफ क्लेम। चलिए मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं अकॉर्डिंगली स्टेप आपको फॉलो करते जाने हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, देखो बुक में कैसे कर रखा है उस पर मत जाना। बुक में वो डायरेक्टली कर लेता है, वो कई बार क्वेश्चन को इस तरीके से करेगा कि आपको सब कुछ आता है, वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लिख देगा। अगर आप चेक करने जाएंगे कि सर ये कैसे आया, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं जैसे जैसे आपको स्टेप बता रहा हूं अकॉर्डिंगली फॉलो करते जाओ, कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 1 क्या है, डेट ऑफ फायर, आग कब लगी। तो आप बोलेंगे सर 30 जून 2013 को बिजनेस में आग लगी है। फिर आप चेक करेंगे स्टेप नंबर 2 में पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। फिर आप चेक करेंगे पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, यानी बिजनेस का जो डिसलोकेशन पीरियड है, बिजनेस जिस टाइम पीरियड के तक के लिए सफर करा है उस टाइम पीरियड को हम पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। और वो पीरियड आपका जो है वो हो गया 1 जुलाई 2013 से लेकर के 31 दिसंबर 2013, क्योंकि यहां पर आपको इंडेमनिटी पीरियड की इंफॉर्मेशन 6 मंथ की अवेलेबल है। तो आग आपकी जिस पीरियड से लगी है और 6 महीने आप काउंट कर लो तो ये आपका इंडेमनिटी पीरियड कहलाएगा। इसके बाद आप निकालेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन करेंगे किसकी, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। देखिएगा अब कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले सेल देखनी है इंडेमनिटी पीरियड के दौरान लास्ट ईयर कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो मैंने लिखा सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इन लास्ट ईयर, इन लास्ट ईयर। इंडेमनिटी पीरियड के दौरान लास्ट ईयर कितनी सेल हुई है, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई 12 से लेकर के 31 दिसंबर 2012 तक का पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड कौन सा है, 1 जुलाई 13 से लेकर के 31 दिसंबर 13 तक का। तो लास्ट ईयर आपका ये वाला हो गया। और इस दौरान कितनी सेल करी है तो देख लेंगे आप, देख लें। सबसे आखिरी इंफॉर्मेशन लिखी है
टर्नओवर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 12 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक की सेल कितनी है? 55,000। तो इसका मतलब ये अमाउंट आ गया 55,000। इसमें आप क्या जोड़ देंगे? अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड की इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको सेकंड पेज पे पढ़ाई थी कि 10% का अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब हर साल सेल में जो है वो 10% का इंक्रीमेंट आता है। तो इसका 10% कितना हो गया? 5,500 रुपए। कितना हो गया? 60,500। यानी कि पिछले साल हमने 55,000 की सेल करी थी और इस साल एक्सपेक्टेशन थी कि हम 60,500 की सेल जनरेट करेंगे, लेकिन हमारे बिजनेस में आग लग गई। तो अब इस वजह से हमारी सेल का नुकसान होगा। तो हमने उस इंडेमनिटी पीरियड के दौरान कुछ ना कुछ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करवाया, क्योंकि बिजनेसमैन खाली नहीं बैठेगा 6 महीने, वो कोई ना कोई टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करवा करके कुछ ना कुछ सेल करने का प्रयास तो जरूर करेगा। तो अब आप इसमें से लेस क्या करेंगे? सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी पीरियड में कितनी सेल हुई है देख लेंगे। तो इंडेमनिटी पीरियड का मतलब हो गया 1 जुलाई 13 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक की सेल कितनी है? 28,000। तो इसका मतलब इंडेमनिटी पीरियड में आपने 28,000 की सेल जनरेट करी है। लेस करके बताओ कितना आ रहा है? कितना? 32,500। तो ये आपके पास आ गई शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन। देख लेंगे ध्यान से। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है शॉर्ट सेल। चलिए, सभी को मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप कैलकुलेशन करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैंने आपको कैसे बताई थी? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। चलिए, अब मेरी बात को समझना। देखो, यहां पर आपको नेट प्रॉफिट तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दे रखा है कितना? 6,250। और स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग आपको दे रखे हैं 14,250। लेकिन ये बता नहीं रखे कि कितना पार्ट इंश्योर्ड है, कितना पार्ट अनइंश्योर्ड है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कंप्लीट स्टैंडिंग चार्जेस आपके इंश्योर्ड हैं, वरना ज्यादातर सवाल के अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा कि कितना स्टैंडिंग चार्जेस आपका इंश्योर्ड है, कितना नहीं है। चलो, एक सवाल को मैं हल्का सा यहीं पे क्लियर कर देता हूं। मन में सवाल आएगा, सर स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या है? देखो, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है जब आपके बिजनेस में आग लग जाती है। देखो, अब मैं आपको जो बात समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बात बोल रहा हूं। अभी मैं आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट में दो पार्ट के अंदर कैलकुलेशन समझाऊंगा। पहला पार्ट में बात कर रहा हूं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की, प्रॉफिट के नुकसान की, जो कि आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांगते हैं। दूसरे पार्ट में जो कैलकुलेशन मैं आपको बनवाऊंगा वो होगा क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। इसका क्या मीनिंग होता है? हालांकि डिटेल में मैं बात करूंगा, केवल जनरल आपको बात बता रहा हूं, उसको समझना है। यहां पर कोई बिजनेसमैन जब आग लग जाती है, डिसलोकेशन पीरियड होता है, तो उस प्रॉपर प्लेस पर, प्रमाइसेस पर बिजनेस नहीं कर पाता, तो वो कुछ ना कुछ खर्चा टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के ऊपर करता है, या वो कोई जगह किराए पर लेकर के कुछ खर्चा करता है और वहां पर अपनी सेल को कंटिन्यू कर लेता है। तो अब जो वो जो वो खर्चा टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे करेगा या किराए के जगह पे लेकर के करेगा, उस खर्चे का भी इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? क्लेम देती है। और उसको क्या बोला जाता है? बेसिकली स्टैंडिंग चार्जेस। यानी अगर आपके बिजनेस के अंदर आग लग जाती है तो एक तो प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, दूसरा जो आप स्टैंडिंग चार्जेस टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा करोगे, जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस खर्चा करोगे, उसका भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी।
अब उस क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होगी वो इस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के दूसरे पार्ट में समझेंगे। और अब आपको मैं बता दूं, एग्जाम में जो सवाल बनता है वो आपका बनता है दोनों को कंबाइंड करके। इसका मतलब वो लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी क्लेम कैलकुलेट करवाएगा और क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस भी निकलवाएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि वो एडिशनल एक्सपेंसेस जो आपने खर्च करे हैं उसका क्लेम आपको कैसे मिलेगा। क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जो एडिशनल खर्चे या स्टैंडिंग चार्जेस के रूप में आप पैसा खर्च करते हो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसका भी बिजनेसमैन जो है वो इंश्योरेंस करवाता है। और उसका भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, क्लेम प्रोवाइड करती है। बात समझ में आ गई? बताओ। लास्ट ईयर में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वो कैलकुलेशन पार्ट क्या है वो एक बार सेपरेटली समझेंगे अपन, है ना। केवल आपको मैंने अभी क्या बात समझाई है, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, और स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बिजनेसमैन जो है इंश्योरेंस करवाता है उसका भी क्लेम लेने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको केवल इंश्योर्ड पार्ट ही शामिल करना है। ठीक है, और यहां पर देखो आपको स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड हैं कि नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये माना जाएगा कि सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस आपने इंश्योर्ड करवा रखे हैं। चलो, अब नेट प्रॉफिट कितना है, 6,250 रुपए का, तो मैंने ये लिख दिया। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपके कितने हैं, 14,250 रुपए के, तो मैंने ये भी लिख दिया 14,250। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, 20,500 ये आपके पास आ रहा है। चलिए, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेशन करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की। हाँ जी, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला है 20,500। सेल लास्ट फाइनेंशियल ईयर की कितनी है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल देखनी है, तो देखो कौन सी सेल की बात कर रहा हूं मैं, टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 99,000। ये 99,000 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल है, उसको मुझे यहां कंसीडर करना है, जो कि कितना है 99,000 मल्टीप्लाई 100। बताओ कितना आ रहा है, 7, और ये 7070 आता चला होगा, तो 20.70% मैंने लिख दिया। हाँ जी, मेरी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैसे निकाली है। आपको लिखना 20.70% है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट में कैसे शामिल करना है वो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 क्या था, स्टेप नंबर 6 क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। मैं बार बार इन जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब में स्टेप इसलिए लिखवाऊंगा ताकि आपको ध्यान में हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। तो देखो आपको सेल का नुकसान पता लग गया कितना हुआ है, और उस पर किस रेट से प्रॉफिट कमाते जो कि नहीं कमा पा रहे हैं वो पता लग गया आपको। तो अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट की। तो शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल कितनी है, 32,500। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, और रेट आप लोगे 20.70%। समझना, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालनी है तो क्या करोगे, 32,500 मल्टीप्लाई
20.70 पूरा कैलकुलेटर पे लिख लो और फिर परसेंटेज का निशान दबा दो। बताओ कितना आ रहा है। पॉइंट 79, इसका मतलब हो गया 6230, यही आ रही है। 730 आ रही है क्या? 6730, ये कंसीडर आपको करना है। तो बड़े सिंपल सी बात मैं आपको बोल देता हूं। अगर आप 32,500 का 20.70% करोगे केवल, तो 3-4 रुपए का फर्क आएगा। लेकिन जो आपको रेट कंसीडर करनी है जब पॉइंटों में आए, तो कैलकुलेटर पे पूरा ले लेना, कैलकुलेटर पे पूरा ले लेना। 6730 आ रही है, सही आ रही है, परफेक्ट है। तो बस आपको इतनी सी बात समझ लेनी है कि 20.70% आए तो पूरा आपको कंसिडर करना है, पूरा कैलकुलेटर पे ले लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 32,500 परसेंटेज का निशान दबा दो। स्टेप नंबर 6 में आपको पता चल गया। पहले आप यहां तक की बात बताओ, डन है क्या अपने को? यहां तक की बात अपने को समझ में आ गई क्या? हाँ जी, क्लियर है क्या आपको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने स्टेप नंबर 6 तक प्रॉफिट के नुकसान का कैलकुलेशन बना लिया कि साहब 6730 का नुकसान हुआ है, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के रूप में मांगने जाओगे। अब अगले 2 स्टेप जो है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगी कि कितना क्लेम आपको देना है, कितना नहीं देना है। अब देखिएगा, अब आप इंश्योरेंस कंपनी के दरवाजे पे गए। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको वहीं बिठा करके कैलकुलेशन करवाएगी, खुद तो कुछ नहीं करेगी वो। स्टेप नंबर 7 बोलेगी कैलकुलेशन करो एनुअल एडजस्टेड सेल, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एडजस्टेड सेल निकालो। चलो देखो ध्यान से, अब आप एनुअल एडजस्टेड सेल निकालेंगे, कैसे निकालोगे समझना। मैंने आपको बताया सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 month immediately preceding the date of fire, preceding the date of fire मीन्स आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले की सेल आपको यहां पर देखनी है। अब ध्यान से सुनना, कौन सी सेल को पकड़ोगे। तो सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 month इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। अब सुनिएगा मेरी बात को, आग कब लगी है? 30 जून 2013। तो यानी कि ऐसा टर्नओवर जो कि पीरियड एंडेड है जून 30, वही आपकी पिछले 12 महीने की सेल बताएगा। इसका मतलब यहां पर कौन सी सेल मुझे देखनी है जो 1 जुलाई 2012 से स्टार्ट होती है और खत्म कहां होती है? 30 जून 2013 पर। क्या हो गया? 1 जुलाई 2012 से स्टार्ट होती है और 30 जून 2013 पर खत्म होती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो 12 महीने की सेल हो गई है और आग लगी है 30 जून 2013 को, तो इससे जस्ट 12 महीने पहले की सेल हो गई आपकी। अब सुनना ध्यान से, कहां पर दे रखी है? ये दे रखी है आपको, टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2013। ईयर एंडेड टर्नओवर कौन सा? जून 30 2013 को 1 लाख रुपए की सेल आपको दे रखी है। ये 1 लाख रुपए की सेल आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले की आपको दे रखी है। चलिए देखेंगे ध्यान से। अब तो 1 लाख रुपए की सेल मैंने यहां पर लिख दी। कितनी आसान बात है, सभी को मेरी बात समझ में आनी चाहिए। अब इसमें आप ऐड क्या करेंगे? अपवर्ड ट्रेंड। तो इसमें आप ऐड कर देंगे अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड कितना है? 10% का। तो इसमें 1 लाख का 10% हो गया 10,000, जोड़ दो, ये आ गया 1,10,000। और ये आपकी क्या कहलाएगी? एनुअल एडजस्टेड सेल। एनुअल एडजस्टेड सेल। कितनी आसान बात मैंने आपको बताई, इससे आसान कुछ है ही नहीं।
अब आप इस एनुअल एडजस्टेड सेल पे क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 जो है वो बनाएंगे, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो एनुअल एडजस्टेड सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ जीपी से। एनुअल एडजस्टेड सेल आपके पास आई है 1,10,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 20.70%। ध्यान रहे 20.70 पूरा लेना है कैलकुलेटर पर, जहां तक एंड तक जाता है। बताओ कितना आ रहा है? 22,778 ये आ रहा होगा। तो अगर पॉइंट में 50 पैसे के बाद की कहानी है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ कर दो, और पहले की कहानी है तो पहले राउंड ऑफ कर दो। तो यानी कि आपको जो पॉलिसी लेनी चाहिए वो 22,778 के बराबर या उससे ज्यादा की पॉलिसी लेनी चाहिए। तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी बोल क्या रही है? कौन सा अमाउंट है ये? पॉलिसी वाज टू बी टेकन, यानी इतने की पॉलिसी आपको करवानी चाहिए। इससे ज्यादा कराओगे अच्छी बात है। अगर आपने इतने के बराबर पॉलिसी ले रखी है या इससे ज्यादा की पॉलिसी ले रखी है, तो जितना भी नुकसान एज पर स्टेप 6 के मुताबिक आपका प्रॉफिट का हुआ है वो पूरा अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के रूप में दे देगी। चलिए अब हम क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। देखिएगा, अब यहां पर बात करते हैं साहब पॉलिसी कितने की ले रखी है। तो आप बोलेंगे सम इंश्योर्ड है सर 25,000 का, इसका मतलब पॉलिसी लेनी चाहिए 22,778 के बराबर या उससे ज्यादा। तो ले रखी है आपने, तो जितना भी नुकसान है पूरा क्लेम मिल जाएगा। पर एक सुंदर सी आपको लाइन लिख देनी है। क्या लाइन है? देयर इज पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन द, देयर इज, खा गया मैं यहां पर, एक मिनट, देयर इज पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन द GP on annual adjusted sale. So entire amount of loss of profit will be amount of claim, will be amount of claim। तो यहां पर अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा? कितने लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है? 6,730 रुपए का, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लेंगे। यहां तक की बात नोट करके मुझे बताएंगे क्या सभी स्टूडेंट को मेरी बात क्लियर हो गई? कोई भी बात पूछनी है तो बताएंगे। यहां तक की बात नोट करके रिप्लाई कर देंगे एक बार। ओके रितिका, चलिए यहां तक की बात नोट हो गई। चलिए, तो यहां तक की बात हम लोगों को समझ में आ गई कि लॉस ऑफ प्रॉफिट में बेसिक कैलकुलेशन करवाई है मैंने आपको। एक बहुत ही आसान सा और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसमें कोई ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बना करके कोई अच्छी खासी लैंग्वेज या कोई डिफरेंट लैंग्वेज आपको नहीं दे रखी है।
अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन, कि जो भी खर्चा आप स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में या एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में करते हो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगोगे। वो भी दो बातों पर डिपेंड करता है, आपने इंश्योरेंस कितना ले रखा है, पूरा ले रखा है या नहीं ले रखा है। वो सेपरेट कैलकुलेशन बनाने के बाद फिर हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस को यूज करते हुए और उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं आज की क्लास में इतना ही रखूंगा और कल की क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।